स्वागत है साथियों। आज हम सभी अपने यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण हिस्से जो हमारा क्रम चल रहा है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के विकास के विषय में यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। कल हमने जिक्र किया हुआ था कि अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विषय में पढ़ना। तो देखते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें परीक्षाओं की दृष्टि से ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले देखते हैं, हमने बात किया था सिंधी भाषा के विषय में। सिंधी भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। सिंधु नदी के कारण ही यह क्षेत्र सिंध कहलाया। सिंधु नदी के नाम पे ही इस पूरे क्षेत्र को सिंध प्रदेश कहा जाता था और यहाँ की जो भाषा थी उसे सिंधी कहा जाने लगा। ध्यान रखेंगे, सिंधी बोलने वाले अधिकांशतः यानी मुख्यतः मुसलमान रहे हैं। इसलिए हमने बात की थी कि इसमें अरबी फारसी के शब्दों का भी काफी प्रयोग दिखाई पड़ता है। शब्द भंडार जो है वो अरबी फारसी के इसमें है, लेकिन 75% हिस्सा जो है वो संस्कृत और तद्भव के यानी तत्सम और तद्भव के काफी शब्द प्रयोग में होते हैं संस्कृत के। इसका क्षेत्र देखते हैं, सिंधी भाषा का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, यानी अधिकांश बोलने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं। भारत में यह बोली यानी यह भाषा बोलने वाले मुख्यतः बंबई में, अजमेर में और दिल्ली में है। ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि सिंधी बोलने वालों का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः कहाँ पे है। सिंधी में चार इन वर्णों को ध्यान रखना है आपको, चार अक्षरों को, ग, ज, ब और ड। ये अंतर्मुखी ध्वनियां हैं। ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछ ले परीक्षाओं में कि सिंधी में कौन कौन सी ध्वनियां अंतर्मुखी है, तो ग, ज, ब और ड, गजब ड, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये अंतर्मुखी ध्वनियां हैं। सिंधी की जो मुख्य बोलियां हैं उनके विषय में अगर हम देखें तो इसकी मुख्य 6 बोलियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी तथा कच्छी। ये इतनी सिंधी की बोलियां हैं। ध्यान रखेंगे, बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी और कच्छी। कच्छ प्रदेश में जो बोली जाती है वो कच्छी है। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख 6 बोलियां हैं। सिंधी की जो लिपि है वो फारसी आधारित है। भारतीय सिंधियों में कुछ लोग फारसी लिपि तो कुछ देवनागरी लिपि का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो सिंधी की लिपि है वो फारसी है, इसे ध्यान रखना है। अब दूसरी जो हमारी भाषा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है वह है लहंदा। लहंदा का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको ध्यान रखना है। इससे तात्पर्य होता है पश्चिम। लहंदा से तात्पर्य है पश्चिम और यह पश्चिमी पंजाब में बोली जाती है। ठीक है, इसका विकास किससे हुआ तो ध्यान रखेंगे, कैकेय अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है लहंदा का। इस पर ब्राचड़, पैशाची और टक का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ये भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक में ये तथ्य मिलता है कि कैकेय अपभ्रंश से माना जाता है लहंदा का विकास, लेकिन इस पर ब्राचड़, पैशाची और टक का भी प्रभाव पड़ता है, दिखाई पड़ता है। इसमें अरबी फारसी के शब्द भंडार काफी पाए जाते हैं लहंदा में, क्योंकि इसे भी कहते हैं कि मुसलमान अधिक प्रयोग करते हैं, इसलिए अरबी फारसी के शब्द काफी पाए जाते हैं इसमें। इसके लेखन में लंडा लिपि का प्रयोग होता था, अब फारसी लिपि का प्रयोग होता है, यानी अब लहंदा के लिए भी फारसी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। यह भी तथ्य ध्यान रखेंगे। लहंदा की प्रमुख बोलियों को ध्यान रखना है, जैसे जटकी, मुल्तानी और जांगली। ये 3 इसके ध्यान रखेंगे, ये प्रमुख बोलियां हैं लहंदा की। इसका साहित्य न के बराबर मिलता है, यानी न के बराबर है इसका साहित्य, बहुत ही कम न्यूनतम मात्रा में ये भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक में है। तो ये लहंदा के विषय में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं पंजाबी के विषय में। पंजाबी के विषय में जो तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आता है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो ये पंजाब शब्द है ये पंजाब शब्द ही फारसी शब्द है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो अर्थ होता है वह है 5 नदियों का देश। आब से तात्पर्य नदी होता है, 5 नदियों का देश। यह मुख्यतः पंजाब में बोली जाती है। ठीक है, तो ये पंजाब शब्द ही फारसी है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 नदियों का देश इसका अर्थ होता है। इसका विकास
टक अपभ्रंश से माना जाता है। ध्यान रखेंगे, पंजाबी का जो विकास है किस अपभ्रंश से माना जाता है? टक अपभ्रंश से। इसकी पुरानी लिपि लंडा थी। अभी हमने लहंदा के विषय में भी देखा और पंजाबी के विषय में भी इनकी पुरानी लिपियां लंडा थी, जिसे देवनागरी लिपि से सुधार करके गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई और अब गुरुमुखी लिपि में ही पंजाबी लिखी जाती है। ध्यान रखना है, सुधार किसने किया? पंजाबी की जो लिपि थी, पुरानी लिपि थी, उसमें सुधार देवनागरी की सहायता से गुरु अंगद ने की है। नाम ध्यान रखना है आपको, गुरु अंगद ने की है और क्या बनाया? गुरुमुखी लिपि बनाया और अब यही पंजाबी के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है। पंजाबी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे माझी, डोंगरी। डोंगरी तो अब एक भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी है, लेकिन पंजाबी की बोली मानी जाती है। माझी, डोंगरी, दुआबी और राठी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे पंजाबी के विषय में ध्यान रखना है, इसकी प्रमुख बोलियां हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम हिंदी के विषय में। हिंदी महत्वपूर्ण है भाषा के रूप में। इसके विषय में कुछ तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे महत्वपूर्ण ढंग से। इसका विकास फारसी शब्द सिंधु से हुआ है। सिंधु नदी, ये शब्द ही फारसी है, ध्यान रखेंगे। सिंधु से स यहाँ से लोप होकर के हो जाता है, तो सिंधु हिंदू और हिंदू से हिंद। ठीक है, तो सिंधु को हिंदू बोलने लगे धीरे धीरे, तो ये मूलतः फारसी शब्द के अंतर्गत आता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं। तो कई बार ये पूछा जा चुका है कि हिंदी की कुल उपभाषाएं कितनी है, उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है, यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इतनी हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के विषय में आप सभी जानते हैं। पश्चिमी हिंदी के विषय में ध्यान रखना है कि शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है और ये अर्धमागधी से। ठीक है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 आती हैं, ध्यान रखना है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें बताया गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जितने भी क्षेत्र हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पहाड़ी के विषय में बात करें तो पहाड़ी, पश्चिमी और मध्यवर्ती पहाड़ी भाषाओं का जो समूह है वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये पूरा वर्गीकरण है। और बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आप सभी जानते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषाओं का जो उपभाषाओं का समूह है उससे बिहारी हिंदी का निर्माण होता है, उसे बिहारी हिंदी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो कई बार अति सामान्य प्रश्न के रूप में भी ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है? राजस्थानी हिंदी के विषय में भी भोलानाथ तिवारी के पुस्तक में लिखा है कि शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। तो राजस्थानी क्षेत्र में जो शौरसेनी का रूप प्रचलित था उसे उपनागर अपभ्रंश से जाना जाता है। उपनागर अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान में शौरसेनी प्रचलित थी, उसी से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार पहाड़ी हिंदी का विकास इसका भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ लोग इसका विकास खस अपभ्रंश से भी जोड़ते हैं या मानते हैं। तो भोलानाथ तिवारी का कहना है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में शौरसेनी अपभ्रंश प्रचलित थी उसी से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं खस अपभ्रंश से। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है यहां से। अब देखते हैं गुजराती के विषय में। गुजराती भाषा के विषय में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में गुजराती का भी काफी उल्लेख होता है। तो ध्यान रखेंगे गुजराती, इसका संबंध गुर्जर जाति से है। गुर्जर जाति के कारण ही इसका नाम गुजराती पड़ा है, ध्यान रखना है। गुजराती की अपनी लिपि होती है, यहां से आपको यह ध्यान रखना है। गुजराती की कोई अलग से लिपि नहीं है, गुजराती की अपनी लिपि है जिसकी शिरोरेखा नहीं होती है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि किस भाषा की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा नहीं होती है, तो गुजराती में नहीं होती है। गुजराती भाषा साहित्य की दृष्टि से संपन्न है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि जैसे ऊपर हमने देखा कि लहंदा के विषय में कि उसका जो साहित्य है वो न के बराबर है, लेकिन गुजराती का जो साहित्य है वो काफी संपन्न है। इसकी बोलियों के विषय में ध्यान रखेंगे। गुजराती बोलियां कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं? काठियावाड़ी, पट्टनी और सुरती।
ये गुजराती की बोलियां हैं, काठियावाड़ी, पट्टनी और सुरती, नाम ध्यान रखना है आपको, गुजराती की बोलियां हैं। अब देखते हैं मराठी के विषय में। तो गुजराती, मराठी और हिंदी को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, किसमें शिरोरेखा होती है, किसकी लिपि देवनागरी है। तो ऐसे तो गुजराती की अपनी लिपि होती है, ये हमने बात की, उसमें शिरोरेखा नहीं होती है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मराठी का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मराठी की लिपि क्या है, देवनागरी है। कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं मराठी के लिए। तो देवनागरी के अलावा किस लिपि का प्रयोग किया जाता है मराठी के लिए, तो मोड़ी लिपि का। ठीक है, इसकी मुख्य बोलियां कौन कौन सी है, मराठी की मुख्य बोलियां कौन सी हैं, नागपुरी, कोष्टी और महारी। ध्यान रखेंगे, नागपुरी, कोष्टी और महारी। तो कई बार पूछा जा चुका है कि महारी किस भाषा की बोली है, तो ध्यान रखेंगे मराठी की है। मराठी का साहित्य भी काफी संपन्न है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं बांग्ला के विषय में। बांग्ला के विषय में महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखनी है कि यह भारत में पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है और बांग्लादेश में बोली जाती है, वहां की ये मुख्य बोली है। इसका विकास विकास जो है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो बांग्ला का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी अपनी लिपि होती है, बांग्ला की भी अपनी लिपि है, गुजराती की अपनी लिपि है और बांग्ला की भी अपनी लिपि है। और बंगाली साहित्य भी काफी संपन्न है, साहित्य की दृष्टि से बांग्ला भी बहुत संपन्न है, उसका बांग्ला साहित्य का ही प्रभाव बहुत पड़ा है हिंदी भाषा पर, हिंदी भाषा और साहित्य पर। असमिया की बात करें तो असमिया की जो प्रसिद्ध बोली है वह विष्णुपुरिया है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है कि विष्णुपुरिया किसकी बोली है, किसकी उपभाषा है, असमिया की है। उड़िया के विषय में बात करें तो उड़िया की जो प्रसिद्ध बोलियां हैं, ध्यान रखना है, गंजामी, संभलपुरी और भत्री। ध्यान रखें, ये गंजामी, संभलपुरी और भत्री, ये तीनों उड़िया की बोलियां हैं। तो साथियों, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत जो प्रमुख भाषाओं का नाम आता है, उड़िया, असमिया, बंगला, मराठी, गुजराती, लहदा, है ना, हिंदी, इन सभी के विषय में ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आप लोग ये शॉर्ट नोट्स के रूप में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो कम समय की क्लास में गुणवत्तापूर्ण ढंग से आप इन सारे तथ्यों को तैयार कर सकते हैं। तो एक जगह आपको ये एक नोट्स के रूप में भी है, आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में भी रख सकते हैं इन सभी को, ताकि आप रिवीजन इसका बेहतर ढंग से कर सकें। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफी उपयोगी होगी। भाषा विज्ञान से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है उसका भी अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।